नमस्कार, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और ये है हमारा रेगुलर शो कोरोना डायरीज 2.0। हमारे साथ आज हैं कमलेंद्र प्रताप सिंह। कमलेंद्र प्रताप सिंह जी बेंगलोर से हैं। वैसे तो ये प्रतापगढ़ से हैं, लेकिन बेंगलोर में 20 से 22 साल इन्होंने टेक्नोलॉजी सेक्टर में, उसके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया है और ये अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए हैं और फिलहाल योगेंद्र यादव जी की पार्टी किसान आंदोलन में हैं, यानी कि वर्तमान में ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं। आइए जानते हैं कमलेंद्र प्रताप सिंह जी का हाल, केपी सिंह जी का हाल। कैसे हैं सर आप? नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार दर्पण जी। अच्छा हूँ। आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया, शुक्रिया। केपी सिंह सर, आपको और अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि ये कोरोना डायरीज 2.0 इसे क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा था, आपको याद होगा मार्च में, करीब करीब 1-2 महीने हो चुके थे। उस दौरान कोरोना को आए हुए भारत में 1-2 महीने हो चुके थे। उस दौरान हमने ये कोरोना डायरी शुरू किया था। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग था, टेक्स्ट में हम लोग ज्यादा लिखते थे उस वक्त, वीडियो वगैरह कम करते थे। तो लेकिन अच्छी बात ये रही कि हमें ये कोरोना डायरीज बंद करना पड़ा। अच्छी बात क्यों रही? क्योंकि कोरोना के केसेस आने कम हो गए, लोगों की अवेयरनेस बढ़ गई और इस शो की जरूरत नहीं पड़ी सिंह सर। तो लेकिन अब हम देख रहे हैं केपी सिंह सर, अपने दर्शकों को भी बता देना चाहेंगे कि मतलब अभी हालिया 1.5 लाख के करीब हम लोग पहुंच चुके हैं। 1,40,000 प्रतिदिन कोरोना के नए केसेस आ रहे हैं, जो कि हर दिन नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस वक्त के नहीं, जो फर्स्ट वेव थी उसको भी हम सरपास करते जा रहे हैं। हर बार 1 लाख कभी नहीं हुआ था फर्स्ट वेव में। और इस वक्त सिंह सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि मतलब आपको भी जानकारी होगी कि जितने एक्टिव हम, जितने जितने सक्रिय और जितने कंसर्न हम पहले थे कोविड को लेके, कोरोना को लेके, उतने नहीं लग रहे हैं। कम से कम प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हम ये शो रख रहे हैं, ताकि हम ये शो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि लोग अवेयर हो सके कि कोविड कितना खतरनाक है, कैसे जीवन परिवर्तित होता है, और रियल जिनको अब कोरोना हुआ है या उनके परिवार वालों को हुआ है, उनसे हम क्या शिक्षा ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपसे सर। जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम इसको 4 मोटे मोटे सेक्शंस में रखेंगे अपने कन्वर्सेशन को। सबसे पहले कोविड से पहले आप बता सकते हैं, पूरा शुरुआत से शुरू कर सकते हैं सर। कोविड से पहले, कोविड को आए हुए लगभग 10 महीने हो गया था। कोविड मुझे जनवरी एंड में हुआ और कोविड तो मार्च 2020 से ही आ गया था, फरवरी से ही आ गया था कह लीजिए। तो उसी तरह से जैसे बाकी लोगों के साथ हुआ होगा, हम लोग मार्च से काफी सावधानी बरत रहे थे। बेंगलुरु में रहते हुए यहाँ हम एक कम्युनिटी में, गेटेड कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रहते थे, काफी सुरक्षित थे। अपना एक्टिविज्म का काम 2-3 महीने इनिशियली यही चला कि यहाँ भी बहुत सारे मजदूर फंसे हुए थे जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड इन जगहों से थे। तो उनको कुक्ड फूड और कुछ ऐसे थे जिनको राशन पहुंचाने का काम था। तो यहाँ बेंगलोर में काफी अच्छा मैनेजमेंट था। इन लोगों ने जो एक्टिविस्ट थे उनको कोरोना वॉरियर्स का एक टैग दिया था, तो उसको पहन के अगर आप निकलते थे तो पुलिस आपको रोकती नहीं थी, वो जानते थे कि ये इसमें निकले हुए हैं। तो वो सारा काम हम लोगों ने किया, लेकिन बहुत प्रिकॉशन के साथ किया। मास्क लगा रहता था। हम लोग शाम के टाइम पे हमारी ये भी ड्यूटी होती थी कि हम निकलते थे, बाजारों में जाते थे, कोई बिना मास्क के घूम रहा है तो उसको समझाते थे। जो दुकानें रेयर खुली होती थी, ज्यादातर तो दुकानें बंद थी उस टाइम पे, इनिशियल जो फेजेस थे, तो जो खुली होती थी उनके अंदर देखते थे कि उनके अंदर जो घुसने वाले कस्टमर्स है वो मास्क लगा के घुसे हैं कि नहीं, हर दुकान के सामने सैनिटाइजर रखा है कि नहीं, वो लोग डिस्टेंस उसको एनफोर्स कर रहे हैं कि नहीं। ये सब हमने किया और बहुत सावधानी के साथ हम चल रहे थे। पर जैसे आप बोल रहे थे, अगस्त सितंबर के बाद धीरे धीरे हमारे खुद के गार्ड्स जो है वो डाउन होना शुरू हो गए और दिसंबर जनवरी आते आते काफी इस तरह का की फीलिंग लगने लगी ये थी कि भाई कोरोना तो ऑलमोस्ट चला गया है। तो जनवरी में मैं भी दिल्ली में
किसान आंदोलन में शामिल होने वहां गया, सिंघू बॉर्डर पे, और फिर वहां इसका शिकार हो गया। तो इससे हम केपी सिंह सर दूसरे सेक्शन में आते हैं कि मतलब आपको कैसे पता चला, क्या लगा आपको कि कैसे हुआ होगा, फैमिली मेंबर्स में कौन कौन थे जो जो प्रभावित हुए, या क्या आप अकेले प्रभावित हुए? पूरा कोरोना के दौरान का, कोविड के दौरान का जो आपका अनुभव रहा, वो अगर आप शेयर कर पाए, वहां तक जहां तक आपको पता चला कि अब मैं नेगेटिव हो गया हूँ। जी, तो दिल्ली में 26 जनवरी को किसान के जो बहुत बड़े जत्थे ट्रैक्टर के सहित आने थे, उसका एक संयुक्त किसान मोर्चा ने एक उसकी हेल्पलाइन और एक उसका कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, और एक हेल्पलाइन जारी की थी कि कोई भी जो आ रहा है उसको, ताकि वो भटके नहीं, सही रास्ते पे रहे, और किसी तरह की उनको हेल्प की जरूरत हो, कहीं कोई भटक गया, किसी की गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई, उसको जरूरत है, किसी को खाने की जरूरत है, किसी को मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो इन सब के लिए हमने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ था, और मैं उस कंट्रोल रूम को देख रहा था कुछ अपने 12-15 साथियों के साथ। तो वो हमने 26 जनवरी की 4-5 बजे तक किया। बीच में वो जो लाल किले पे कुछ अप्रिय घटना हो गई, तो उसके कारण हमको, अदरवाइज ये 2-3 दिन चल रहा था, क्योंकि 3 लाख ट्रैक्टर्स आए थे, तो वो उन सबको ये था प्लान कि धीरे धीरे करके वो घूमेंगे और फिर अपनी जगहों पे वापस जाएंगे, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण कुछ घटनाएं हो गई, तो उसके कारण हमको एब्रप्टली 5 बजे अनाउंस करके सबको रोकना पड़ा, और हमने बोला कि जो जहां है वहीं से रिट्रीट कर ले, अब दिल्ली में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आने वाले थे वो बहुत सारे लोग पीछे अभी लाइन में लगे हुए थे, वो दिल्ली में एंटर भी नहीं कर पाए थे। तो जब ये हो गया तो हमको भी, हमने ये कंट्रोल रूम जो है सिंघू बॉर्डर के पास में ही लगाया था। सिंघू बॉर्डर पे एक्चुअली सिग्नल की बड़ी मुश्किल होती है, तो सिंघू बॉर्डर से 1-8 किलोमीटर के दूर में बस्ती के अंदर हमने एक होटल के अंदर हमने बड़ा सा हॉल लेके उसके अंदर ये कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। पर वो सिंघू बॉर्डर पे 3-4 दिन रहने के कारण वहाँ आप पब्लिक में खाते हैं, लंगर में खाते हैं, और उसके अलावा जब हम एक कंट्रोल रूम चला रहे थे तो आप लगातार आप फोन पे हैं, तो उस टाइम पे हमारे मास्क जो है वो नहीं लगे होते थे, और हम वैसे भी 10-12 लोग एक हॉल के अंदर बैठ के करते थे, कुछ और लोगों का भी आना जाना होता था। फिर हमारा ब्रेकफास्ट, टी, ये सब भी हम ऑर्डर करके बाहर से ही मंगाते थे। तो इन सारी प्रोसेस में कहीं से वो कोरोना आया, और मुझे 27 तारीख की शाम को हल्का हल्का कुछ महसूस होने लगा। तो मैं ये नहीं सोचता रहे सर, अगर हल्का हल्का महसूस, बुखार महसूस हुआ था? बुखार सा, थोड़ी थकान, बुखार, सिर दर्द, ये मुझे 27 को लगने लगा। तो मैंने सोचा होगा कि थकान के कारण है या जी, और ठंडी थी, और मैं ये कि मैं बेंगलोर से गया था, बेंगलोर में बड़ा प्लेजेंट वेदर होता था, तो ये था कि भाई मेरी शरीर वो जो यहाँ की ठंडी है वो नहीं ले पाई होगी, तो कुछ हो गया होगा। पहले मैंने 28 को डोलो 650 किसी के कहने पर मैंने ले लिया, तो बुखार 28 को थोड़ा बुखार हो गया था। अब चूंकि मैं वहां गया हुआ था, मैं पर्पस से गया हुआ था, काफी सारा काम करना था, तो मैं नहीं चाहता था कि मैं बीमार होकर रहूं। बेंगलोर में होता तो मैं टैबलेट नहीं लेता, 2 दिन बीमार भी होता चल जाता, पर चूंकि अलग जगह पे था तो मैंने कहा चलो ले लेता हूँ। वो लिया मैंने 1 दिन, लेकिन बुखार नहीं गया। फिर मैंने बेंगलोर में अपने फैमिली डॉक्टर को मैंने 28 की शाम को ऐसे लिखा कि ऐसा है, और ये है मुझे, अभी गले में भी तकलीफ होना शुरू हुई है, तो उन्होंने 2 दिन की कुछ दवा लिख के दे दी। जो आपके डॉक्टर 29 भी गया, 30 भी गया। 30 की शाम को फिर मैंने उनको बोला कि सर राहत नहीं मिली है उससे, तो उन्होंने कहा कि अब आप बिना किसी डॉक्टर को कंसल्ट किए दवा मत लीजिए,
क्योंकि हम रिमोटली ले रहे थे। तो मैंने फिर अगले दिन दिल्ली में ही थोड़ा दूर जाके मैं दिल्ली में भी पहले रहा था, बेंगलोर आने के पहले। अच्छा। तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करता था, वो बहुत हरिनगर एरिया में, उधर जो हरिनगर घंटाघर का नाम जी सुने जी होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस एरिया में मैं रहता था। तो वहाँ डॉक्टर सहगल हैं, तो उनके पास गया मैं और 2 दिन की दवा उनसे ले आया। वो 2 दिन की दवा भी खाने के बाद बुखार नहीं उतरा, और बुखार मुझे लगातार रह रहा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 5 दिन हो चुके थे और आपका बुखार नहीं उतरा। नहीं उतर रहा था एक जी। छोटा सा सवाल का आगे बढ़ने से पहले, कितना टेम्परेचर रहा था आपका, मतलब अगर आप चेक टेम्परेचर 102 के लगभग मुझे टेम्परेचर रहता था। और आपको कहीं भी इस 5 दिनों के दौरान थोड़ा सी भी आशंका नहीं हुई, या डर रहे थे चेकअप कराने से कि कोविड हो सकता है, या ऐसा लग रहा था कि मुझे कहा ही होगा? उस वक्त क्या मानते थे? शुरू में पहले 3 दिन तो मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, लेकिन 3 दिन बाद जो हमारे बेंगलोर वाले डॉक्टर को जो मैंने 2 दिन की दवा लेने के बाद रिपोर्ट दी, तो उन्होंने कहा कि आपको कोविड का टेस्ट करा लेना चाहिए, और बिना कंसल्टेशन के अब आप दवा मत लीजिए, क्योंकि 3-4 दिन हो चुका है आपका। तो वहां सहगल साहब के पास गया था, तो उन्होंने कोई बहुत ज्यादा वो बच के दवा दे रहे थे, वो दूर से दवा दे रहे थे, दूर से देख रहे थे मतलब खड़े खड़े उनका सेटअप ऐसा था कि वो क्लिनिक के अंदर भी नहीं घुसने देते थे, वो ऑलमोस्ट क्लिनिक के बाहर आके सड़क पे खड़े होके दवा देते थे आपको दूर से ऐसे। तो उन्होंने 2 दिन की फिर दवा देके मुझे भेज दिया। वो 2 दिन की दवा के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो फिर मैंने और ये सेटअप जो है थोड़ा दूर था, मैं विकासपुरी साइड में रहा था, और ये हरिनगर। मैंने कहा उतनी दूर जाके तो बार बार दवा लेनी तो मैं कोई घर के नजदीक कोई डॉक्टर, और तब तक मैं थकने भी लगा था, मेरी मतलब हिम्मत भी थोड़ा सा मैं सेकंड फ्लोर के रूम में रह रहा था, तो वहां से उतरने चढ़ने में अब मेरी सांस में थोड़ा मुश्किल होने लगी थी। ये सर जो केपी सिंह सर, जो आपने थकना कहा, तो अभी मतलब 5 दिन या 6 दिन जब हुए थे, तो ये थकान केवल शारीरिक थी? क्योंकि शारीरिक समझना तो बड़ा आसान है, इसलिए क्योंकि आप एक एक मूवमेंट में थे। शारीरिक नहीं, जैसे मेरी सांसें उखड़ने लगती थी 2 फ्लोर चढ़ने पे। जी जी। और तो कुछ मानसिक भी मेरे हो रहा था? रेस्पिरेटरी सिस्टम पे फर्क पड़ रहा था। अच्छा। मुझे खांसी भी आना शुरू हुई थी। इनिशियली उस तरह से खांसी नहीं थी, लेकिन अब मेरी सांस फूलने लगी थी चढ़ने उतरने में। और मुझे कुछ मानसिक तनाव भी आने लग गया था कि ये क्यों सही नहीं हो रहा है? क्योंकि मानसिक एस्पेक्ट को हम बिल्कुल तनाव आने लग गया था कि 5 दिन मैं बेंगलुरु में कभी रहता हूँ, और इस तरह का कोई वायरल फीवर या ऐसा होता है तो टेम्परेचर चौथे दिन जरूर उतर जाता है। जी जी। तो मतलब दवा ना भी लें आप तब भी 3-4 दिन में उतर जाता है। तो ये मुझे थोड़ा सा जरूर ये होने, एक तो आप घर से दूर हैं, और 5 दिन हो चुका है, टेम्परेचर आपका नहीं उतर रहा, और कमजोरी भी लगना शुरू हो गई है, खाना भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको, तो वो थोड़ा सा तो मानसिक तनाव भी हो रहा था। तो फिर मैंने घर के नजदीक एक किलोमीटर के पास, जिनके पास मैं रह रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक डॉक्टर हैं जिनको हम कंसल्ट करते हैं, आप कहें तो उनके पास ले चलें। हमने कहा अब तो नजदीक ही चलना पड़ेगा, क्योंकि दूर जाने की बहुत ज्यादा हिम्मत नहीं है बैठ की। तो इनके पास गया, तो इन्होंने ये सारे सिम्टम्स देख के, उन्होंने जो भी अपना आला वगैरह लगा के उन्होंने बोला कि आप ब्लड टेस्ट करा लीजिए, क्योंकि कुछ तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ तो है। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट के बारे में कहा, आरटीपीसीआर के बारे में नहीं कहा? तो उन्होंने ब्लड टेस्ट करा, सुबह गए थे हम लोग, और शाम को रिपोर्ट आ गई उसकी। तो नेक्स्ट डे जब हम मिलने गए उनसे अगली मॉर्निंग, तो रिपोर्ट देख के उन्होंने बताया कि आपको निमोनिया के सिम्टम्स हैं। तो जो यूजुअली कोरोना में भी होते हैं। जी जी जी। तो उन्होंने कहा कि आपको कोरोना हो सकता है, लेकिन आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, मैं जो दवाई दे रहा हूं इससे आपको राहत मिलेगी, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा हमको भी ये डर था कि कोरोना का टेस्ट कराया और कहीं घर से उन्होंने हॉस्पिटल में डाल दिया, तो मैं घर से बड़ी दूर हूँ,
वो एक तनाव की स्थिति हो जाएगी। फिर वो हॉस्पिटल में क्या रिस्ट्रिक्शंस होंगे, घर वाले फोन पे बात कर पाएंगे कि नहीं। मेरी वाइफ काफी चिंता कर रही थी, इनको 5-6 दिन बीमार हुए हो गया था, तो बाकी सारे लोग अलग थे। तो ये हुआ कि कम से कम मैं जिस फैमिली में हूँ वहां से उनको सारी खबर तो मिल रही है ठीक से। अगर मैं कहीं हॉस्पिटल में उन्होंने डाल दिया मुझे, तो फिर वो वहां किसी को जाने नहीं देते। और मैंने ये हर्षमंदिर जी का केस सुन रखा था। आपने पता नहीं आपने सुना था कि नहीं, हर्षमंदिर जी को वो कोरोना हुआ था, तो वो एम्स में भर्ती हुए थे। तो 3 दिन के अंदर उनको ऑलमोस्ट एम्स ने उनको मार लिया था। उनको उनके ब्रेन में ब्लीडिंग होना शुरू हो गई थी और ऑलमोस्ट वो अनकॉन्शियस हो गए थे। तो वो मैंने वो उनका इंटरव्यू देख रखा था करण थापर जी के पास। तो मुझे डर लग रहा था कि मैं हॉस्पिटल में नहीं जाऊंगा और घर पे रह के और इनके उसमें। तो मैं, आप समझिए कि 27 तारीख से 10 तारीख तक ऑलमोस्ट 27, 28, 29, 30, 31 और 10, 15 दिन तक मुझे टेम्परेचर चलता रहा है। लेकिन धीरे धीरे 10 तारीख को जाके मेरा टेम्परेचर फिर 99 पे आया है। तो जब उतर के 102 से धीरे धीरे 99 पे आया और थोड़ा, तो मैंने उसी दिन 10 को अपनी बेटी को फोन किया। मैंने कहा अब जो है आप मेरी फ्लाइट बुक करो, क्योंकि फ्लाइट में आपको टेम्परेचर है तो चढ़ने नहीं देंगे। तो वो दिक्कत थी और मैं आना चाह रहा था वापस बेंगलोर, लेकिन वो टेम्परेचर के कारण आ नहीं सकता था। तो 10 को जब 99 हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, हम ये जो दवा दे रहे हैं उससे टेम्परेचर आपका उतर गया रहेगा और आप घर जा सकते हैं। तो उन्होंने 2 दिन की और दवा दी थी मुझे और मैं वो लेके किसी तरह से फ्लाइट पकड़ के बेंगलोर आ गया। तो बेंगलोर आके 2-3 दिन में टेम्परेचर मेरा उतर गया। मुझे दूसरी दवा नहीं लेनी पड़ी, जो दिल्ली से दवा लेके आया था उसी से ये हो गया। लेकिन मुझे गले में खांसी और गले में प्रॉब्लम वो काफी दिन तक, अगले 10 दिन तक वो परसिस्ट थी। मुझे, मैं फोन नहीं उठा पाता था लोगों से, फोन पे बात नहीं कर सकता था। अगर करूं तो खांसी आती रहती थी बराबर, कमजोरी थी वो परसिस्ट की ऑलमोस्ट अगले 15 दिन और गले में काफी दिनों तक ऐसे लगे कि कुछ बहुत चिपचिपा सा चिपका हुआ है। ये कई दिनों तक चला। तो 5-6 दिन 7 दिन तक ऐसे अपने घर पे अदरक, काली मिर्च और शहद का ये बनवा के अपने बेड के पास रख लेता था और हर घंटे 1.5 घंटे में थोड़ा सा उसको मैं चाट लेता था कि गले को थोड़ी राहत मिले। फिर हफ्ते भर के बाद एक सिरप भी मंगा के मैंने 3-4 दिन के पिया। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि ये 10 से 12 बुखार उतरने के 10 से 12 दिन के बाद मुझे जाके गले में राहत आई, तो मेरी खांसी बंद हुई। अच्छा मिस्टर सिंह, हम आगे बढ़े उससे पहले मेरी 2 उत्सुकताएं हैं कि इस पूरे दौरान आपने कोई भी कोविड टेस्ट नहीं कराया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको कोविड हुआ था, या ये केवल आपका अनुमान है? एक तो ये, और अगर कोविड था तो आप जब अपने परिवार वालों के साथ मिले जब बंगलुरु में, तो फिर आपने अपने आप को सेल्फ क्वारंटाइन किया, क्या किया? वो ये 2 सवालों के अगर आप उत्तर दे पाए। जी, तो अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि मैं 15 दिन तो क्वारंटाइन वहीं दिल्ली में ही रह गया था, 27 से लेके 10 तारीख तक। जी। तो यूजुअली वो इन्फेक्ट करने वाला पीरियड तो खत्म हो जाता है, लेकिन मैं एक अलग रूम में ही रह रहा था यहाँ घर पे अपने। बहुत स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन ऐसा नहीं था कि कोई मुझे खाना देते टाइम बहुत दूर से दे, या वैसा नहीं था। लेकिन एक तरह से सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चल रहे थे। मुझे डाउट था, इसलिए मैंने थोड़ा दिन और वेट किया। ऐसे लोग बोलते हैं कि आपको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज आपके अंदर डेवलप होना शुरू होती हैं। तो मैंने फिर कोविड एंटीबॉडी का टेस्ट कराया, आर्टिजन। ये सीमेंस का कोई है। मैं ये आपका थायरोकेयर को मैंने ब्लड दे के घर पे ही उनको बुला के ब्लड सैंपल दे के
उन्होंने टेस्ट किया तो टेस्ट रिपोर्ट में ये पॉजिटिव है, काफी अच्छी एंटीबॉडीज मेरे अंदर डेवलप पाई हुई गई थी थी। उसके अंदर। जी ये कब की बात है? बेंगलुरु लौटने के कितने हाँ, दिन बाद? बेंगलुरु लौटने के बाद ये मैंने मेरे ख्याल से 23 मार्च के लगभग बेंगलुरु में 10 मार्च के लग सॉरी नहीं नहीं, ये मैंने ऑलमोस्ट 1 महीने बाद कराया होगा। मुझे लगता है कि मैं मार्च में मैंने किसी टाइम पे कराया, 15 से 20 मार्च के बीच में कराया मैंने जी। पूरा। तो लोगों ने बोला था कि आप अगर 20-21 दिन 3 हफ्ते दे देते हैं तो एंटीबॉडीज जो है ठीक से डिटेक्ट होती हैं, फॉल्स पॉजिटिव आने के चांस नहीं होते। नहीं होते हैं। तो इससे तो आपको पता चल गया कि आपको हुआ था और होके सही हो गया। जी एंटीबॉडीज डेवलप हो गई और पर्याप्त मात्रा में डेवलप हो गई, जिसमें फॉल्स पॉजिटिव आने के चांसेस कम होते नहीं, हैं। मैंने आप एक्चुअली फिर से 1 अप्रैल को दिल्ली जाने के लिए मैंने फ्लाइट बुक की थी, तो इस वजह से मैं श्योर, मैं चूंकि अभी मैं इसके लिए टीका के लिए एलिजिबल नहीं था, तो मैं डर रहा था कि क्या मैं इसको अपनी जर्नी को, क्योंकि बढ़ना शुरू हो गया था जी कोविड, जी तो मैं डर रहा था कि क्या मैं जाऊं, यात्रा करूं कि नहीं करूं। तो मैं ये कंसल्टेशन भी कर रहा था लोगों के साथ। कॉलोनी में मेरे 2-3 डॉक्टर है, एक पीएचडी है, डॉक्टर भी हैं, एमबीबीएस भी हैं, पीएचडी भी हैं, और वो एबट लेबोरेटरीज के आरएनडी हेड रहे हैं। तो उनको भी मैंने अपनी रिपोर्ट भेजी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपके अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हैं, 2 महीने तक आपको कोई ज्यादा खतरा नहीं है, आपको कोविड होगा तो कोई सीरियस बात नहीं है, ट्रैवल कर सकते हैं आप, लेकिन आप फिर भी टीका लगा सकते हैं अगर आपको टीका लगने की उपलब्धता हो। पर मैंने कुछ और लोगों से दिल्ली में भी किया, तो लोगों ने कहा कि अभी ये बड़ा डाइसी पीरियड है, आप अपनी यात्रा पोस्टपोन कर दीजिए। जी। तो मैंने ये फिर हम तीसरे सेगमेंट में विस्तार पूर्वक भी जी डिस्कस करेंगे। उसी में आते हैं। उससे पहले एक छोटा सवाल और, कि आपने कहा था, मतलब केवल हाँ या ना में अगर आप उत्तर दे पाए, कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस वक्त, या उस वक्त नहीं थे जिस वक्त आपकी आप बात कर रहे हैं 1 अप्रैल के दौरान की। तो क्या कारण रहा आपकी एलिजिबिलिटी, आपके पास आप एलिजिबल नहीं है, इसका क्या कारण? वो जो पहले ये था कि पहले 60 साल के ऊपर वालों को होगा, अच्छा, उससे था। और मेरी भी उम्र 55 साल की है, हम्म। तो ये तब तब ये अनाउंस हो चुका था कि 1 तारीख से 45 के ऊपर वालों का होगा, लेकिन मेरी फ्लाइट 1 तारीख को ही थी। हम्म। तो वो मेरी एलिजिबिलिटी नहीं थी। तो एक तो ये था कि भाई हाँ, अगर टीका लग गया हो, थोड़ा और प्रोटेक्शन आपको मिल गया हो, तो ट्रेवल करने में थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है। जी बिल्कुल। तो जी मिस्टर केपी सिंह, मेरे को अब हम तीसरे सेगमेंट की अगर हम बात करें, तो उसके बाद जब आपको कोविड के बारे में आप पूरी तरह ही निश्चित थे, जो आरटीपीसीआर टेस्ट में अगर आपके एंटी अगर एंटी डेवलप हुए हैं आपके, तो निश्चित ही है कि आपको कोरोना हुआ था और होके सही हो गया, सही होने की अग्रसर था। उसके बाद क्या परिवर्तन हुए आपके, आपकी मतलब आपकी सोच को लेके भी कुछ परिवर्तन होंगे? जैसे आपने बताया था कि शुरुआत में आपने भी औरों की तरह सावधानियां बरती थी, लेकिन वो धीरे धीरे घटती गई। तो क्या ये होने के बाद आपने सावधानियां बढ़ा दी? मानसिक रूप से कैसे? जैसे कुछ लोग आपके पास आते होंगे, कहते होंगे, कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चली कि नहीं होता है, ये होता है। तो उस बारे में आप बताइए कि ये सब कुछ होने के बाद कैसा रहा, और परिवार के साथ आपने कैसे सेफ्टी वगैरह का ध्यान रखा? जी सो इस ये खुद अनुभव करने के बाद, और खुद ये भी अनुभव करने के बाद कि ये काफी तकलीफ देह भी होता है, और मैं खुद को, मैं थोड़ा सा लकी। चूंकि एक्टिविस्ट हूँ, और मैं आउटडोर्स बहुत रहता हूँ, और मैं थोड़ा सा खेती बाड़ी भी करता हूँ, मैं 2 घंटे धूप में जरूर रहता हूँ, और फिजिकली फिट हूँ, वॉक करता हूँ, मेरी सीडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं है। तो जनरली खुद को मैं फिट महसूस करता था, और शायद उसके कारण से
बिना किसी डैमेज के उबर गया, लेकिन फिर भी ये कि मुझे 15 दिन तक लगभग बुखार आता रहा, ये अपने में ही एक बड़ी चीज है। तो ये अनुभव लोगों को, जिसने भी, ऐसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं जो इसमें विश्वास नहीं करते। एक सज्जन ने तो मुझे फोन किया कहीं पुणे से, और वो कहते हैं कि नहीं, ये कोरोना कोई चीज नहीं है, और मैं तो प्रशांत भूषण जी को अप्रोच करना चाहता हूं, आप मुझे उनका नंबर दे दीजिए कि मैं वो सुप्रीम कोर्ट में जाके इसके खिलाफ ये केस दायर करना है कि नहीं, ये टीके नहीं लगने चाहिए। तो इस तरह चाह रहे थे किसी व्यक्ति या उनको कंस्पिरेसी लगती है ये सब कुछ। और ये आपको बताएं, मैंने इसीलिए स्पेशली ये सवाल लेके आया क्योंकि ये एक इक्का दुक्का लोग नहीं है, ये हमारे दर्शक भी जानते हैं, इक्का दुक्का लोग नहीं है। और केपी सिंह जी, आपके पास भी लोग आए जैसे आपने बताया था, तो मुझे एक सज्जन ने, ये 10 दिन पहले की बात है, एक सज्जन ने सूरत से फोन किया, वो भी हमारे बात में ऐसे ही जिक्र हो गया, वो भी इसी बात पे अड़ गए कि नहीं, ये सब अफवाह है, ये हमारे किसान आंदोलन को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि कोरोना बढ़ रहा है। मैंने कहा तो उनको भी बहुत कन्विंस करने में ये लगा कि भाई मैं तो खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं उसी जगह पे किसान आंदोलन में ही जाके आया हूँ, तो इसको मेरा उनको ये सलाह थी कि आप, उनकी भी उम्र 50 के ऊपर है, तो मैंने कहा कि आप कैजुअल इसको ना लें, क्योंकि अगर किसी को कोमॉर्बिडिटी है और कुछ है तो उसके लिए घातक भी हो सकता है। मेरे लिए फॉर्चुनेटली मैं कोई टैबलेट नहीं लेता, 55 साल की उम्र तक आज तक कोई बीमारी नहीं, तो मेरे नहीं थी, तो मैं उबर, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ है, अगर में कोई ले रहा है तो उसके लिए घातक हो सकती है, क्योंकि इस मेंटालिटी के साथ फिर आप कभी मास्क नहीं लगाएंगे, आप कोई प्रिकॉशन नहीं लेंगे, तो वो खतरनाक हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही है कि अब मैं लोगों को बता पाता हूं कि भाई मैं तो खुद भुक्तभोगी हूं, और मुझे इसमें कोई डाउट नहीं था, मुझे साइंस में कोई डाउट नहीं था, वैक्सीन की कोई हेजिटेंसी नहीं थी, तो मैं तो कन्विंस था। लेकिन फिर भी चूंकि वो कोरोना की संख्या कम हो गई थी जनवरी के इर्द गिर्द, तो आप जब सिंघू बॉर्डर पे हैं और वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा होता, तो आप अपने आप जो है वो आपका योर गार्ड्स गो डाउन, आप थोड़ा सा केयर वो करना आप बंद कर देते हैं, मास्क लगाना बंद कर देते हैं, हर कोई नहीं लगा रहा होता, पर वो किसी को भी, चूंकि मुझे हो गया तो किसी को भी हो सकता है। तो बेसिकली जो थोड़ा सा मतलब इस कोरोना को लेके थोड़ा सा कम कॉन्शियस होते हैं, उसमें दो कैटेगरी के लोग आते हैं। एक तो जो मानते ही नहीं है, सिरे से खारिज करते हैं, वो आते हैं। दूसरा जो मानते हैं, पूरी तरह कन्विंस हैं, साइंस पे यकीन करते हैं, लेकिन और शुरुआत में कई लोगों ने बड़े मतलब हर सावधानियां बरती, लेकिन जब आपके पूरे भारत भर में केवल 12,000 13,000 केस आने लगे, तो आपने प्रायिकता का हिसाब किताब, आपने मतलब केपी सिंह सर, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं जनरली कह रहा हूं, शायद मैं भी शामिल हो सकता हूं, तो आपने प्रायिकता का हिसाब किताब देखा कि 130 करोड़ लोगों में अगर 12,000 लोग हैं, तो संभावना कम है कि मुझे या मेरे आसपास कुछ लोगों को हो, और इसी वजह से ये सब चीजें हुई हैं। अब जैसा कि शुरुआत में हमने कहा था कि इस कोरोना डायरीज 2.0 करने का मुख्य रीजन लोगों को अवेयर करना है, लोगों को कम से कम सचेत करना है, एक हद तक उनको समझाना है कि अब स्थितियां पहले से कम केसेस के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के मामले में पहले से बदतर हैं। तो मेरा अंतिम सवाल आपसे सर यही है कि आप लोगों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे अपने अनुभव से, बिल्कुल रोबस्ट, कि ऐसा तो है ही, ऐसा तो करिए ही। जी बिल्कुल, पहले तो ये अपने दिमाग से कोई ख्याल निकाल दे कि कोई भी सुरक्षित है, किसी को भी ये हो सकता है। तो कोई ये सोचे कि नहीं मेरा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, मुझे नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है, डिग्री बदलेगी, किसी को हो सकता है कोई असिम्प्टोमेटिक रह जाए, किसी को थोड़ा बुखार आके रह जाए, और किसी को सीवियर भी हो सकता है। मेरे एक सीनियर कुलीग जिनको जो घर में बैठे थे,
उनके बेटे वो बनारस के थे, उनके बेटे लखनऊ गए, उन बेटे इन्फेक्ट होके घर में आ गए, घर में इनको इन्फेक्ट कर दिया, ये बीएचयू में एडमिट हुए, सारी सुविधा सब कुछ होने के बावजूद 15 दिन में हमने उनको खो दिया। तो हमने ये भी देखा है कि हमारे एक कोलीग की डेथ हो गई, घर में बैठे बैठे, वो निकले भी नहीं थे क्योंकि बेटे से आ गया, और बेटे चूंकि यंग थे वो बच गए, लेकिन ये नहीं बच पाए। तो कोई लापरवाही न करे। दूसरा, जिसको भी वैक्सीन उपलब्ध है, जो एलिजिबल हैं, 45 के ऊपर वाले हैं, वो बिल्कुल भी हेजिटेट ना करें। मेरे अंदर एंटीबॉडीज थी, मैं 2 महीने वेट कर सकता था, लेकिन फिर भी मैंने 5 तारीख को जाके टीका लगा लिया है। लगाने के बाद मुझे एक दिन पूरा बुखार आया, और अभी 5वां दिन है, हाथ में दर्द अभी भी बाकी है, लेकिन मैं पूरी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। घर पर बच्चों को, बेटा मेरा बास्केटबॉल खेलता है, वो जाता था, उसको खेलने बंद करा दिया है अभी। कॉलोनी में क्लब हाउस वैसे प्राइवेट है, कोई बाहर के लोगों की एंट्री नहीं है, लेकिन क्लब हाउस बंद कर दिए गए हैं। तो हम सारी प्रिकॉशन दोबारा उसी तरह से लेना हमने शुरू कर दिया है जैसे पहले लिया था, क्योंकि इस बार की वेव जो है वो कुछ ज्यादा तेजी से बढ़ती नजर आ रही थी। जो हम लास्ट टाइम 5-6 महीने में जहां 1 लाख के लगभग पहुंचे थे, इस बार जब शुरू हुआ तो 20 डेज के अंदर ही लगभग 1,31,000 40,000 हम लोग पहुंचे हैं। तो बहुत स्टीप नॉर्थवर्ड जी कर रहा है जो कर्व है, बिल्कुल सही। तो बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शस लग रहा है, और अब डेथ की संख्या भी 500 से ज्यादा पर डे, 700 कुछ पहुंच गई है। तो सबसे अनुरोध यही रहेगा कि बहुत सावधानी बरतें। जिनको अपनी आजीविका के कारण घर के बाहर जाना ही है, तो वो पूरी प्रिकॉशन के साथ जाएं, मास्क लगाएं, दूसरों को भी एनकरेज करें मास्क लगाने का, दूरी बना के रखें, सैनिटाइजर वगैरह लेके जाएं साथ में। और अभी हमने ये युद्ध बाकी जीतना बाकी है इसका, कोरोना से, सो उसमें खुद भी सहयोग करें और दूसरों को भी एनकरेज करें कि हमको इस लड़ाई में जीतने में सहयोग करें। तो जैसा केपी सिंह जी ने बोला कि अभी कोविड से या कोरोना से हमारा युद्ध बाकी है, सभी इसके बारे में सुरक्षित रहें, खुद भी एजुकेट हों और औरों को भी एजुकेट करें। ये था हमारा आज का कोरोना डायरीज 2.0। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट अपना प्रोवाइड करा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है coronadiaries@gmail.com। ये हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, और हम इसको स्पेल आउट भी कर देते हैं, CORONADIARIES@LT@gmail.com। शुक्रिया कमलेन जी आपका।